हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है जिसमें हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कुछ 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, उनको हम लोग ध्यान से समझेंगे। ओके, तो आओ फिर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। यूज़र्स कौन होते हैं? मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हमारे बिजनेस से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं जिन्हें हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, बैंक्स है, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, ये सभी हमारे बिजनेस से जुड़े होते हैं और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं यूज़र्स। ठीक है, 2 तरह के यूज़र्स होते हैं, एक इंटरनल यूज़र और दूसरे एक्सटर्नल यूज़र्स। ठीक है, इंटरनल यूज़र्स मतलब वो लोग जो आपके बिजनेस के अंदर ही हैं। ठीक है, वो लोग जो आपके बिजनेस के अंदर ही काम कर रहे हैं वो होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स। ठीक है, इसमें मेनली आते हैं ओनर्स एंड मैनेजमेंट। ओके, ओनर एक यूजर है, इंटरनल यूजर। ओनर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों होगी? क्योंकि उसी का बिजनेस है भाई, है ना, मालिक है बिजनेस का, तो उसे देखना पड़ता है कि वो कितना प्रॉफिट बना रहा है, कितना लॉस में, तो वो किसको जरूरत पड़ेगी? हमारे ओनर को। ठीक है, इसके बाद एक्सटर्नल यूजर मतलब जो कि वो लोग जो आपके बिजनेस के अंदर तो नहीं है, आपके बिजनेस से बाहर हैं, बट कहीं ना कहीं आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ को ऑफकोर्स आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होगी। उसी के बेसिस पे उन्हें पता चलेगा कि हमें कितना पे मिलेगा, है ना, उनका कितना सैलरी होगा, कितना वेजेस होगा, वो किसके बेसिस पे पता चलेगा? आपके अकाउंट्स के बेसिस पे। ओके, इसी के साथ साथ बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट है, तो बैंक्स कैसे कि अगर एक बिजनेस को बैंक से लोन लेना है तो लोन ऐसे ही नहीं मिलेगा। बैंक पहले आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेगा कि आप लोन पे बैक करने की पोजीशन में हो भी या नहीं हो, उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है ना। तो बैंक भी एक यूज़र है। गवर्नमेंट, अगेन गवर्नमेंट को सब कुछ पता होता है कि हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है ना। टैक्स जो है अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, और टैक्स की कैलकुलेशन के लिए भी आपको अकाउंट्स की नीड होती है। ओके, इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स हो गए, पब्लिक है, रिसर्चर्स हैं। इन्वेस्टर्स अगेन, अगर मुझे किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो पहले मैं उस बिजनेस के बारे में समझूंगी, है ना, कि बिजनेस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट में है या लॉस में, उसकी इनकम स्टेटमेंट चेक करूंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। इसके साथ साथ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? बेसिकली क्रेडिटर्स ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। क्रेडिटर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जिनसे आप उधार में सामान खरीदते हो। ठीक है, अगर मेरा बिजनेस है, मैंने किसी से उधार में सामान खरीदा है तो उसको मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी होगी, है ना, बट वो बंदा मेरे को उधार में सामान तभी बेचेगा जब मेरी जो क्रेडिट पोजीशन है ना, मेरी पे बैक करने की पोजीशन है भी या नहीं, उसके बेसिस पे वो मुझे सामान देगा, है ना। तो क्रेडिटर्स को अगेन हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। ठीक है, तो 2 तरह के यूजर्स होते हैं, एक तो हमारे इंटरनल यूजर्स और दूसरे एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसका सिंपल मतलब ये है कि एक अच्छी अकाउंटिंग की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, RRUC। ठीक है, सबसे पहले आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कि मेरी अकाउंटिंग रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, विश्वास कर सको, इस तरह की आपकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। किसी भी तरह की चीटिंग या मैनिपुलेशन आपके अकाउंट्स में नहीं होनी चाहिए। ओके, दूसरा होता है रेलिवेंस। रेलिवेंस मतलब आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट हो, उसमें फालतू की चीज़ें नहीं लिखी होनी चाहिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आप अपने अकाउंट्स में दिखाओ। ठीक है, दैट इज रेलिवेंस। ओके, इसके बाद तीसरा आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको आप बहुत ईजिली समझ पाओ, है ना। अगर एक कॉमर्स का बंदा नहीं भी है ना, कोई नॉन कॉमर्स भी है, तो वो भी हमारे अकाउंट्स देख के समझ पाए कि बिजनेस में चल क्या रहा है, राइट। और फोर्थ आता है कंपैरेबिलिटी। तो कंपैरेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपको अकाउंट्स इस तरह से प्रिपेयर करने हैं कि आप इजीली कंपैरिजन कर पाओ, है ना, पिछले साल के अकाउंट्स को इस साल के अकाउंट्स का कंपेयर कर पाओगे, तभी तो मजा आएगा, है ना। उसी के बेसिस पर आप डिसीजंस लोगे, तो कंपैरेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले रिलायबल, दूसरा रेलेवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और कंपैरेबल होना चाहिए। ओके, क्लियर। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारे चैप्टर का, दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो यार देखो, मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था। अकाउंटिंग प्रोसेस था IMRCSA
सी, ठीक है। आई से आइडेंटिफिकेशन, एम से मेजरिंग, आर से रिकॉर्डिंग, सी से क्लासिफिकेशन, देन समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड सी से द कम्युनिकेशन, राइट। तो अगर मैं बुक कीपिंग की बात करूँ ना, तो बुक कीपिंग में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाई करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। इतना जो ये पार्ट है इसे हम बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। तो बुक कीपिंग में हमें सिर्फ क्या करना है, देखो क्या लिखा है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, मेजरिंग दैम, रिकॉर्डिंग दैम एंड क्लासिफाइंग दैम, सिंपल चीज़। और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग दैम एंड कम्युनिकेटिंग दैम टू द यूजर्स। तो मतलब बुक कीपिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है और क्लासीफाई करके छोड़ देना है, ठीक है। बट उसके बाद का जितना भी काम है कि समराइज हमें करना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, उसे इंटरप्रेट करना है, कम्युनिकेट करना है, वो सब चीज़ें किस में आती हैं, अकाउंटिंग में, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग के बाद शुरू होता है, जो कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और बुक कीपिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है, ओके। इसके बाद स्टेज की अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, ठीक है। पहले बुक कीपिंग होगा, पहले रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद तो समराइज करोगे ना। तो अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है, जो कि बुक कीपिंग के बाद शुरू होता है, ओके। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बुक कीपिंग क्यों करते हैं, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सिंपली हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, इसलिए हम बुक कीपिंग करते हैं। और अकाउंटिंग में टू असर्टेन रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपको फाइनल आउटपुट क्या मिला, प्रॉफिट आया या लॉस आया, है ना, आपकी बैलेंस शीट क्या है, तो वो सब आपको अकाउंटिंग बताता है, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ जॉब, तो बुक कीपिंग एक रूटीन जॉब है जो कि आपको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। एंड अकाउंटिंग एक एनालिटिकल एंड डायनामिक जॉब है जो कि डिपेंड करती है सिचुएशन टू सिचुएशन, डेली बेसिस पे काम नहीं करना होता है इसमें, ओके। इसके बाद परफॉर्मेंस, तो बुक कीपिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाय नॉट सो ट्रेन्ड स्टाफ, सिंपल बात है कि बुक कीपिंग में सिर्फ आपको रिकॉर्ड करना है जो कि ईजिली हो जाता है, तो इसमें आपको बहुत ही ट्रेन्ड स्टाफ की नीड नहीं होती। पर अकाउंटिंग में येस यू नीड अ ट्रेन्ड स्टाफ, है ना, जो कि प्रॉपरली अकाउंट्स बना पाए, समराइज कर पाए, उसके लिए आपको प्रॉपर क्वालिफाइड स्टाफ की ज़रूरत होती है, ओके। इसके बाद लास्ट क्या है, लेवल ऑफ स्किल्स, तो बुक कीपिंग में एज सच कोई स्पेशल स्किल्स की नीड नहीं होती, कोई भी कर सकता है, बट अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ओके। तो ये पूरा डिफरेंस है कि बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पक्का आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बस ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था, हम लोगों ने 3 पार्ट्स में पूरा ये चैप्टर कंप्लीट किया, और बहुत छोटा सा सिंपल चैप्टर है जिससे आपको एक आइडिया लगा होगा कि अकाउंटिंग होता क्या है, ओके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 के साथ, ओके। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।